हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय समास को समझ रहे हैं। कई दिनों से कई वीडियो में हम लोग समास को ही समझ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हमने ये जाना कि समास किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं। समास के भेदों में हमने अव्ययी भाव समास को समझा। अभी पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास को ही समझा और अब अव्ययी भाव समास को हम लोग समझ चुके हैं। इस समय हम लोग तत्पुरुष समास को समझने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास आप लोग समझेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके क्या नियम हैं, इसको कैसे पहचाना जा सकता है इत्यादि। देखते हैं इसका सूत्र। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। ये क्या कह रहा है? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः अर्थात जिसमें उत्तर पद यानी बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, पुरुष होगा, राज्ञः पुरुषः यानी राज पुरुषः। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि बाद वाले पद के अर्थ की कैसे प्रधानता है। राजा का आदमी, राज्ञ पुरुष और राजा का आदमी, राजा का पुरुष, इस तरह हम बता रहे हैं। जब हम समास बनाए हैं तो नियम के अनुसार हम इन दोनों पदों को एक पद कर दिए हैं और एक पद करने में जो विभक्ति है वो छुप गई है, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ये छुप गई है। इस तरह यह एक पद हुआ और इसकी विभक्ति जो है लुप्त हो गई, तब जाकर के यह क्या बना? समास बना। लेकिन अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये तत्पुरुष समास है या कोई और समास है? अब हमें इससे ध्यान से देखेंगे कि राजपुरुषः यानी हम राजपुरुष की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी राजा का जो आदमी है हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, न कि राजा की तरफ। यानी यहाँ प्रधान राजा नहीं है, यहाँ प्रधान उसका आदमी यानी पुरुष है। इसलिए जो है यह तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें बाद वाले अर्थ की प्रधानता है, उत्तर पद इसका प्रधान है। इसी तरह गंगायाः जलम, गंगा का जल, गंगा जल ऐसा होता है, तो हम लोग वहां भी इशारा जल की तरफ करते हैं, न कि गंगा की तरफ। हम थोड़ा सा भी जल लिए, चम्मच में भी जल लिए हैं तो कहेंगे कि गंगा का जल है। अब चम्मच में तो गंगा है नहीं, आएंगी नहीं, यानी हम गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गंगा के जल की बात कर रहे हैं। तो प्रधान तत्पुरुष में हमेशा बाद वाले पद के अर्थ की ही होती है, वहां भी जल की प्राथमिकता है, यहाँ पुरुष की प्राथमिकता है। इसी तरह हम कहेंगे कि राज्ञः पुत्रः, तो यहाँ भी हम राजा के पुत्र को बताएंगे, न कि राजा को। राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, यहाँ भी राजा के पुत्र की बात कर रहे हैं, न कि राजा की बात कर रहे हैं। इस तरह बाद वाले पद के ही अर्थ की प्रधानता है, यही तत्पुरुष समास है। अब देखिए तत्पुरुष के दो अर्थ निकलते हैं, और कौन कौन? आइए देखते हैं। एक है तस्य पुरुषः, एक क्या है? तस्य पुरुषः, तत्पुरुष, और एक
यानी इसके दो अर्थ, उसका पुरुष, उसका आदमी, और वह पुरुष नहीं वह है आदमी, सब पुरुष यानी वह है आदमी। इस तरह से इसके दो अर्थ निकलते हैं और इन दो अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम लोग एक को समझेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, किसे कहते हैं। तो जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक ही विभक्ति लगी हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिसमें पहले पद और बाद वाले पद यानी दोनों पद में एक ही विभक्ति लगी हो, अलग अलग नहीं, उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसा देखिए, कृष्णः सर्पः, यहाँ कृष्ण में भी वही विभक्ति है और सर्प में भी वही विभक्ति है, लेकिन यहाँ देखिएगा कि दोनों में अलग अलग विभक्ति है। अब जब हम समास बनाएंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे। यहाँ कृष्ण सर्प को कृष्ण सर्प लिख दिए, कृष्ण सर्प ऐसा हमने लिखा। अब इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य। इसमें क्या होता है कि पहला पद विशेषण है, कृष्ण माने काला, और दूसरा पद विशेष यानी कोई संज्ञा पद है, और इन्हीं दोनों का समास होता है, इन्हीं दोनों का समास होता है इसमें। तो जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय। इसलिए कर्मधारय को तत्पुरुष का ही एक भेद माना गया है। जैसे तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारयः यानी समान अधिकरण यानी समान विभक्ति वाला जो है कर्मधारय समास होता है। यानी समान विभक्ति वाला जो है क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। इसी तरह समास में यदि पूर्व का विशेषण पद संख्यावाचक हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, समान विभक्ति है लेकिन वह संख्यावाचक है तो वह कर्मधारय नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? द्विगु कहलाएगा। संख्या पूर्वो द्विगु। उदाहरण देखिए, त्रयाणाम फलानाम समाहारः त्रिफला, ये द्विगु का उदाहरण है। हालांकि इस पर हम बाद में विचार करेंगे कर्मधारय द्विगु पर। अभी जो है इसके भेद हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है कि यानी समानाधिकरण और व्यधिकरण ये भी दोनों जो है तत्पुरुष के ही भेद हैं और समानाधिकरण के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु दोनों आ जाते हैं। अब देखिए, व्यधिकरण को हम लोग समझते हैं। दूसरा है व्यधिकरण। समझेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम लोग व्यधिकरण को अभी अगले वीडियो में समझ रहे हैं और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।